भारत के अलावा संसार भर के पुलिस अधिकारियों के साथ काम करके मैंने एक चीज़ सीखी, जॉब इज़ प्रेसिडेंट फॉर देम। आई वॉज अ फर्स्ट लेडी ऑफिसर जिसने सूडान के महिला पुलिस ऑफिसर्स को एक ट्रेनिंग डिज़ाइन करके बताया कि भारत में महिला पुलिस अधिकारी किस तरीके से काम करती है। उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कैसे उसे चॉकलेट देने के बहाने मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, आज भी रूह कांप जाती, याद आता है। मनीषा जी, 45 दिन में हम उस आरोपी को आजीवन कारावास करा पाए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा गौर एक और बहुत खूबसूरत सी बातचीत को लेकर आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, तो स्पीकर हूँ और अब पॉडकास्टर भी। पॉडकास्टर क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे स्ट्रगल होंगे और हम ढूंढते हैं लोगों को किससे क्या सीखें। तो इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए उन लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत शानदार काम किया है और जानते हैं उनके स्ट्रगल क्या रहे, सीखते हैं उनकी ज़िंदगी से। आज भी हम एक ऐसी शानदार बातचीत का हिस्सा बनेंगे। बातचीत किससे करेंगे? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उज्जैन से, जिनका नाम है शैलजा। शैलजा कैसे बनी ये भी जानेंगे और बनने के बाद उन्होंने क्या क्या अचीव किया ये भी जानेंगे। तो मिलते हैं शैलजा भदौरिया से, डीएसपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उज्जैन। एक शेर है, किसी ने लिखा है कि तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, मेरी यूं दुआएं कबूल कर कि मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। हम हमेशा दुआ करते हैं ईश्वर से कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और एक और दुआ करते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि हमें पुलिस थाने जाना पड़े। शैलजा जी, पहला सवाल ये कि पुलिस हमारे सबके जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पुलिस के बिना आज के सोसाइटी की हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी ये क्यों लोगों के दिमाग में आता है कि कभी पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े? नमस्कार मनीषा जी, जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य ये चाहता है कि पुलिस से मेरा संपर्क ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप मुसीबत में होते हैं या आपको किसी की मदद की आवश्यकता होती है, चाहे आप कहीं सड़क पूछना चाहते हो या चाहे आपके परिवार में बच्चा ना मिल रहा हो या कोई अपराध घटित हो गया हो, तो सबसे पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरी मदद करो, और दूसरी प्रार्थना होती है कि अब पुलिस जल्दी आ जाए और मेरी मदद करे। तो पुलिस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और एक मददगार एजेंसी है जिसके बिना रोजमर्रा का जीवन मुश्किल है। पहला सबक ये कि पुलिस से भागना नहीं है। पुलिस हमारी तरह हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। तो पुलिस के पास नहीं जाना पड़े ऐसा मत कहिए, ये कहिए कि हमारा समाज पुलिस इतना अच्छा बना के रखे कि क्रिमिनल उनसे डरें, और हमें डरने की क्या जरूरत है यदि हम अच्छा करते हैं। तो यदि हम कानून को मानते हैं तो पुलिस हमारी दोस्त है। हम पुलिस से तब डरेंगे जब हम कुछ ऐसा करेंगे जो कानून सही नहीं समझता। तो जब तक आप कानून को मानते हैं, आपके पास पुलिस एक ऐसा हथियार है जो आपको हर बुरी परिस्थिति से निकाल सकती है। अब मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है शैलजा जी कि आप जिस समय आपने पुलिस ट्रेनिंग में जाने का सोचा होगा, उस समय सामान्यतः लोग लड़कियों को पुलिस में भेजना नहीं मांगते थे, नहीं चाहते थे, और बहुत आसान नहीं होता था कि बच्चियों को वहाँ भेजना, क्योंकि लड़कियां बहुत कम होती थी पुलिस में। तो ये शैलजा, पुलिस वाली शैलजा कैसे बनी, उसका संघर्ष क्या है? बहुत छोटा सा एक इंसिडेंस है कि मैं उस समय एनसीसी एयरविंग में थी और एरो मॉडलिंग करती थी और मेरे पास बेलाज सोलो भी रहा, हवाई जहाज उड़ाती थी। तो मेरे सपने हमेशा ऊंची उड़ान वाले ही रहे और इंसिडेंटली पुलिस की उस समय अपॉर्चुनिटी मिली। तो मेरे फादर ने मुझसे बोला कि आप इसमें अप्लाई करिए, और उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है कि वुमेन कैन ऑल्सो टेक ए डिफिकल्ट डिसीजन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो दे आस्क मी व्हाई यू वांट टू जॉइन पुलिस, देन आई सेड दिस कि in any difficult circumstances woman is also competent to take the decision like a man.
And I want to do that many times. Yes, and I prove it in my whole life. So आपके पेरेंट्स तैयार थे वो आपको पुलिस में भेजने के लिए? जी हाँ। ये बहुत ही अच्छा है। फिर जब आपने शुरुआत की तो शुरुआत कैसे की? आप जब पुलिस बनना चाहती थी, पुलिस को जॉइन करना चाहती थी, तो उस प्रोसेस में कहीं कुछ ऐसा रहा जो आपको लगा कि बड़ा डिफिकल्ट था? जी हाँ, पुलिस की सिलेक्शन के बाद जो पुलिस का जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, किसी भी महिला के लिए बहुत ही मुश्किल होता है वो। टफ शेड्यूल होता है, उसमें रनिंग है, स्कीपिंग है, रस्सा है, बीम है और फिर एक साधारण सी लड़की के लिए कानून पढ़ना और पढ़कर फिर उस कानून को जनता के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना और अपराधियों को हवालात के पीछे पहुंचाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि उस जमाने में पुरुष बाहुल्य विभाग है ये। महिलाएं इसमें बहुत कम हुआ करती थी और एक तरफ समाज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था और एक तरफ विभाग भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये महिला है, ये कमजोर है, ये कैसे अपराधी को पकड़ेगी। शैलजा जी, जैसे आपने 1990 में स्टार्ट किया एज एन एसआई हीरानगर इंदौर, उसके बाद जो मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया, आपने जुवेनाइल जस्टिस पे बहुत काम किया। ये यूएन मिशन एग्जाम किया है और एक और शब्द मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि सबको समझना चाहिए, जेंडर ऑफिसर, व्हाट इज इट? यूनाइटेड नेशन मिशन ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं, वहाँ की लोकल पुलिस ट्रस्ट खो चुकी होती है, तो पूरे संसार भर के पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक सेट टेस्ट कंडक्ट करता है। उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स के जिनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं और दे आर कॉम्पिटेंट, उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करके यूनाइटेड नेशन मिशन अपनी एक सेना बनाता है और उस सेना को उन पुलिस ऑफिसर्स को एडवाइजर्स कहते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को जहाँ सिविल वॉर करते हैं वहाँ डिप्लॉय किया जाता है और वो यूनाइटेड नेशन मिशन को रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ की पुलिस ट्रस्ट खो चुकी होती है, सिविल वॉर चल रहे होते हैं कंट्रीज में। तो वहाँ पर ये जो पुलिस एडवाइजर्स यूनाइटेड नेशन सिलेक्ट करके भेजता है, वो वहाँ पर पुलिसिंग का जॉब करते हैं। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि बहुत मुश्किलों से और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसमें एक सेट टेस्ट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टेस्ट, उसको पास करना। उसमें आप ड्राइविंग में परफेक्ट होना चाहिए, फायरिंग में परफेक्ट होना चाहिए एंड यू मस्ट नो वन इंटरनेशनल लैंग्वेज और आपका ट्रैक रिकॉर्ड एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद हम लोगों को सिलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहाँ भेजती है जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा होता है। मेरा डिप्लॉयमेंट सूडान में हुआ था, सूडान कंट्री में मेरा डिप्लॉयमेंट हुआ था और वहाँ मेरे सीवी को देखकर मुझे जेंडर ऑफिसर बनाया गया था। वहाँ मेरे को ये दायित्व दिया गया था कि वहाँ महिलाओं और बच्चों को और बुजुर्गों के साथ में जो मानव अधिकारों का हनन होता है उसको मुझे लुक आफ्टर करना था और उसकी रिपोर्टिंग मुझे यूनाइटेड नेशन मिशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क को रिपोर्ट करना होता था, जिससे वो वहाँ के मिनिस्टर से बात करके उस वायलेशन को रोकती थी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी Yes, है। it was proud to be a United Nation mission peacekeepers. मैं उन Okay. भाग्यशाली पुलिस अधिकारियों में हूँ जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मौका मिला। बहुत सीखने का मौका मिलता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज से। भारत के अलावा संसार भर के पुलिस अधिकारियों के साथ काम करके मैंने एक चीज सीखी, जॉब इज प्रेसिडेंट फॉर देम। जॉब इज प्रेसिडेंट, ओह, so it is in my conduct, job is president for me. सो अभी तक पॉडकास्ट में सीखने की बात ये कि आप जो काम करते हैं उससे बड़ा कुछ नहीं होता है, तो काम को इस तरह से करें कि वही सब कुछ है और फिर काम आपको जो कुछ भी जहाँ तक भी जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड होगा आपके काम का वहाँ तक अपने आप ले जाएगा। यदि आप अपने कर्म को, जैसे हम कहते हैं, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि कर्म करें, फल की चिंता मत करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आपका सारा फोकस कर्म पे होता है तो आपके कर्म के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होते हैं वहां तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। मनीषा जी, मैं अपने मेरे दिए गए दायित्वों को पूरी दक्षता के साथ करती हूँ। मैं फल की इच्छा नहीं करती हूँ, मैं
पूरी दक्षता के साथ अपने कर्म को करती हूँ तो फल अपने आप निकल के आता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम जर्नी एंजॉय करते हैं यस। तो फिर हमें बाकी क्या होना है वो सब अपने आप हो जाता है। तो जर्नी एंजॉय करना आना हाँ, चाहिए। मैं परिणाम की चिंता नहीं पालती, मैं यात्रा को एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमने देखा कि आप एसीपी इंटेलिजेंस भी रही, हाँ। तो ये क्या है? लोगों को ज़रा पता चले, क्योंकि इंटेलिजेंस शब्द थोड़ा-सा अट्रैक्ट करता है कि क्या आपको क्या-क्या पता चल जाता है? तो क्या ये रोल होता है? इसका क्या फ़ायदा है और इसका क्या बेनिफिट है? मनीषा जी, मैंने मध्य प्रदेश के पुलिस के सभी आयामों पे महत्वपूर्ण पदों पे काम किया है। चाहे मैं किसी बड़े पुलिस स्टेशन की थाना प्रभारी रही हूँ, ट्रैफिक को हैंडल करना हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, जनता की जान माल की सुरक्षा करनी हो, इसमें स्पेशल ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है, थाना प्रभारी, एक लंबा मेरा यात्रा रही है एज ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन ये जो पद था बहुत चुनौतीपूर्ण था। मुझे यहाँ पर 24/7 मैं सजग रहती थी और मेरी टीम सजग रहती थी। मुझे जो होने वाला उसके पहले क्या होने वाला इसकी जानकारी देनी होती थी, जिससे कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स किस तरीके का फोर्स डिप्लॉय किया जाए, कौन सा ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है जो उस प्रोसेशन में कोई रुकावट पैदा कर सकता है, कौन सा ऐसा नेतृत्व करता है जो अपनी बात मनवाने के लिए चक्का जाम कर सकता है। उस चक्का जाम को हमको सॉर्ट आउट करना है। तो आज रिक्शे वालों ने हड़ताल कर दी है, तो आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेके सड़क पे आ रही हैं, या पीएससी के छात्र हैं वो किस चीज़ से नाराज हैं। तो ऐसे सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, उनके ऊपर अपनी पैनी नज़र रखनी होती थी। और मुझे अपने सीनियर ऑफिसर्स को सुबेरे 7 बजे से ब्रीफिंग में बताना ही होता था। सो पहले से ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि क्या-क्या ऐसा हो सकता है जिससे लोगों को परेशानी होगी या और उसके लिए हमारी क्या पहले से तैयारी होनी चाहिए। ये कहा जा सकता है कि मेरे फ़ोन कॉल के बाद ही पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी करता था कि आज हमें वहाँ पर किस तरीके से रूट डाइवर्ट करना है, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था लगानी है, किन सोशल एलिमेंट से बात करनी है, किन नेतृत्वकर्ताओं से हमें कम्युनिकेट करना है। और इसमें हम सभी फील्ड को कवर करते हैं। कर्मचारी क्या कह रहे हैं हमारे सरकार के लिए, रूलिंग पार्टी क्या कह रही है, अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है, और अन्य जो पार्टीज है वो क्या कह रही है, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। उसको इंटेलिजेंस कलेक्शन कहते सो हैं। बहुत ही जिम्मेदारी वाला भी काम है और बहुत रोमांचक भी हाँ, काम है। हमें इसमें बाहर से बड़ा रोमांचक लगता है क्योंकि हमें इंटेलिजेंस ये जो शब्द है ना ये अट्रैक्ट करता है, बट आपके लिए ये बहुत चैलेंजिंग भी है। और इसमें सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार हम उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ लोग हमें एज ए पुलिस ऑफिसर पहचानते भी नहीं है। हम लोग कई सोशल फंक्शंस में अपने प्रेजेंस को डिस्क्लोज नहीं करते, हाइड करके वहाँ हाइड रहते करके, हैं, हाँ, पर हाइड करके बाहर निकल हाँ, आते हैं क्योंकि आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के हाँ। लिए जाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एक्सपोज हो सकूँ कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। उससे मेरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, और नॉर्मल इंसान की तरह मैं जाकर इंफॉर्मेशन आसानी से गैदर कर सकती हूँ। उसमें बिल्कुल। मंदिरों की सिक्योरिटी है, हर चीज़ की सिक्योरिटी रहती है। तो शैलजा जी, जैसे मैं जब आपका डिटेल्स पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि बेस्ट पुलिस ऑफिसर का आपको अवार्ड मिला है, देवास प्राइड का आपको, और ऐसे बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत सारे ऐसे केसेस जब हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें लगता है कि वो अवार्ड है। जाहिर सी ये बात सब है। हमें ऐसे लगता है कि ठीक है, हम कहीं कुछ काम करते हैं, कोई हमें ऑनर करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब काम हमारा हमको बताता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसे कुछ क्षण, ऐसे केसेस आपके पास भी ज़रूर होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा, जब आपने धन्यवाद दिया होगा कि मुझे इस लायक बनाए कि मैं ये कर पाई। वो कौन से पल थे, वो कौन से केसेस थे? रियली मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी जब मुझे यूएन मेडल मिला। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और मेरे परिवार के लिए भी गर्व की बात थी कि यूनाइटेड नेशन मिशन में
आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर जिसने सूडान के महिला पुलिस ऑफिसर्स को एक ट्रेनिंग डिज़ाइन करके बताया कि भारत में महिला पुलिस अधिकारी किस तरीके से काम करती है. दैट वॉज अ हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. मुझे वहाँ पर UN मेडल दिया गया था, कमेंडेशन लेटर मिला था, और उसके बाद यात्रा बढ़ती रही और मैं कई पुलिस स्टेशंस में थाना प्रभारी रही और उन सभी पुलिस स्टेशनों को रूल किया जहाँ पहले कभी महिला अधिकारी TI नहीं रही. मतलब मैंने अपने आप को इतना करेजियस और इतना कॉम्पिटेंट बनाया कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे उन सभी पुलिस स्टेशनों में पोस्ट किया जहाँ स्वतंत्रता के बाद कभी कोई महिला अधिकारी TI नहीं बनी थी, जिसमें पीपल रावा है, बागली है. स्वतंत्रता के बाद मैं पहली महिला TI थी जहाँ मेरा नाम लिखा गया कि आने वाले समय में यहाँ महिला भी एज ए पुलिस ऑफिसर काम कर सकती है. और मुझे पीछे देख कर खुशी होती कि बहुत सारी महिला अधिकारी आज वहाँ पे TI हैं. इसी तरीके का एक केस का मैं जिक्र करना चाहूँगी. जब मैं भौरासा TI थी, देवास का पहला थाना था मेरा, मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई और उसने मुझे बताया कि उसकी 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में शोषण हुआ है. मैं पूरी तरीके से हिल गई और जब मैंने देखा 7 साल की बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और मैंने जब उससे बातचीत की, उस समय मेरा ममत्व भरा व्यवहार उस बच्ची को पूछा मैंने और उसने मुझे बताया कि उसके साथ में कैसे उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कैसे उसे चॉकलेट देने के बहाने मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया और उसके बाद उसको जंगल में ले जाके उसके साथ में किस तरीके से यौन शोषण किया. आज भी रूह कांप जाती है, याद आता है. लेकिन इस मंच से मैं जुडिशियरी को, पुलिस ऑफिसर्स को और मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी. मनीषा जी, उस केस को मैंने इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया कि 45 दिन में हम उस आरोपी को आजीवन कारावास करा पाए. एक 7 साल की बच्ची जिसके साथ एक ऐसी क्या कहेंगे उसको, वो शब्द मुंह से निकालना हाँ, भी शोभा नहीं देता है. एक 7 साल की बच्ची के जिसे साथ हम देवी इतनी स्वरूप समझते हैं. दरिंदगी, लेकिन 45 दिन में आरोपी को सजा दिलवा लेना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम चाहें तो कर सकते हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं. आप लोग भी यदि कभी एक्सक्यूज लेते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपको यहाँ सीखने की बात ये है कि आपने सुना होगा, यदि आप सुनते हैं, हमें कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि. यस, हम कहते हैं, तो आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं. देखिए, एक 7 साल की बच्ची को न्याय दिलाया, 45 दिन में आरोपी को सजा हो गई. यानी हम सब हमारे समाज के लिए कुछ करने को खड़े हो जाएं तो हम कर सकते हैं. और कोई ऐसा केस शैलजा जी जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणा लेके आता हो? मैंने कई अंधे कत्ल का भी खुलासा किया है और वाकई किसी ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और फिर उसको सजा कराना, एक बहुत ही, जो पुलिस अधिकारी वो इसको समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग होता है. और जब किसी अपराधी को सजा होती है तो फरियादी से ज़्यादा पुलिस अधिकारी को खुशी होती है कि मैंने इसका अनुसंधान किया था, इसमें मैं सजा करा पाई. एक सगे भाई को सगे भाई ने हत्या कर दी थी. मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और जब हमारे पास उसकी सूचना आती है तो ईद का दिन था, बड़ा इंतज़ाम लगा हुआ था और उस इंतज़ाम को छोड़कर जब मैं वहाँ घटनास्थल पे पहुँची तब मैंने देखा कि वहाँ पर वो व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. तो वहीं से मेरा दिमाग ने काम करना चालू कर दिया कि यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं हुआ है. जब कोई व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ स्ट्रगल दिखता है. तो मेरे दिमाग ने काम करना चालू कर दिया कि इसकी हत्या कहीं और की गई है, लाके यहाँ रखा गया. उसके बाद पूछताछ करना, जिस घर में गमी हुई है वहाँ पे पूछताछ करना, आप समझ सकते हैं पुलिस पे वैसे ही आरोप प्रत्यारोप बहुत अधिक लगते हैं. और जब हम लोगों ने पूछताछ की, मृतक के घर का हम लोगों ने पूरा तलाशी ली और उसके तलाशी के बाद हम लोगों ने जब उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया तो जब उनके भाइयों से पूछताछ की बारी आई तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मैं उन्हें लेकर आई,
जिस परिवार का भाई गया हो और उस भाई से पूछताछ करना, आप समझ सकते हैं कि कितना धर्म संकट था मेरे लिए। एक तरफ मैं उनके दुख से भी जुड़ी हुई थी, दूसरी तरफ मैं पुलिस ऑफिसर थी तो कानून से भी जुड़ी हुई थी। एक बहुत पतली सी फाइन लाइन थी, लेकिन मैं और मेरी टीम ने रात के 2 बजे तक हम लोगों ने उनसे पूछताछ की और उन्हें लेकर गए, और लेकर जाने के बाद दूसरे दिन मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। जनता बाहर निकल के आ गई और उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरीके से मृतक के परिजनों के साथ व्यवहार कर रही है, परेशान कर रही है। लेकिन चूंकि कुछ लोग ऐसे थे और जनता के बीच में मेरी छवि इतनी अच्छी थी कि मैं उन्हें विश्वास दिला पाई कि आप यकीन मानिए कि मैं गलत नहीं होने दूंगी। और दोनों भाइयों से अलग अलग पूछताछ की गई और उसके बाद उनका बेटा भी था। फिर ये तय किया गया कि बेटे को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि पिता को। जो यंग जनरेशन रहती है उनके ऊपर सारी चीज़ों का प्रभाव कम रहता है। उनके बेटे से जब हमने पूछताछ की, वो भी इतना क्लियर नहीं बता पा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड वुमन, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आता है तो मुझे लगता है मेरी कॉम्पिटेंसी में कोई कमी है। फिर मैंने कहा अब आपकी मदर से पूछताछ की जाएगी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस बच्चे ने मेरे पैर को होल्ड कर दिया और बोला मैं बताता हूँ, मेरे चाचा ने, मेरे पिता ने मिलकर इस व्यक्ति को मारा है। और उसके बाद हत्या खुली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा किया था कि जुडिशियरी ने उसमें दोनों भाइयों को आजीवन कारावास दिया। और ऐसे एक केस था फेक मार्कशीट का। एक लेडी पुलिस एग्जाम में पीजीडीसीए की मार्कशीट, फेक मार्कशीट बनाकर उसमें उसका रिक्रूटमेंट हो गया था। और जब वो उसका वेरिफिकेशन हुआ, उस समय एक सीनियर ऑफिसर ने उसको चेक किया उसके डॉक्यूमेंट, तो पाया कि वो उसकी फेक मार्कशीट है। मैं सीआईडी में थी उस समय। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन विंग की बड़ी विंग है, इसके अंदर बहुत सारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। वो मुझे मिला था। मैंने उस महिला सूबेदार को गिरफ्तार करके कम से कम 5 लोगों को और गिरफ्तार किया। और चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, चेन ऑफ एविडेंस में हमें कम से कम 25,000 फर्जी मार्कशीट मिली। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, मणिपाल, देवी अहिल्या, उसके पास में सबके नाम से सबके उनके पास मेनू था कि आपको एमबीए की मार्कशीट चाहिए, कि उनको बीएससी की मार्कशीट चाहिए, कि उनको स्वामी विश्वनाथन यूनिवर्सिटी की जो भी मार्कशीट चाहिए वो उनका खुद का फोटोशॉप से मार्कशीट बनाते थे और वो उसको लोगों को देते थे। तो हमने हर जगह रेड डाली, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वो टफ इन्वेस्टिगेशन था, कई सालों तक उसमें मेरा एविडेंस चलता रहा एंड वी गॉट इट। सो देखिए, आप लोग इतना मेहनत करते हैं एक-एक केस पे, लेकिन हमारा एक प्रोसेस है कि हम जब भी कोई पॉडकास्ट करने वाले होते हैं तो हम अपने ग्रुप्स में डालते हैं कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। आपने इतनी अच्छे से बताया कि हम एक केस पे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जिस तरह की छवि फ़िल्मों ने बना दी है पुलिस वालों की, या जिस तरह की छवि समाज में है, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, हाँ। और ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ है। एक मेरी मित्र हैं, उनके किसी परिचित लेडी को कुछ प्रॉब्लम थी। हमने उस प्रॉब्लम को रजिस्टर करने के लिए हम महिला थाने गए। वो बहुत शेक कर रही थी, घबराई हुई थी क्योंकि कभी घर से बाहर निकली नहीं। तो मेरी जो मित्र थी, मैंने उनको भी बुला लिया कि क्योंकि तुम्हारी मित्र है तो तुम आओगी तो थोड़ा इसको अच्छा लगेगा। हम लोग वहाँ रहे, उनको कंप्लेंट दर्ज करवाई, कार्रवाई करवाई, सब करवाया। लेकिन जो महिला थी जिसकी हमको मदद करना थी वो तो हम कर पाए, लेकिन जो मेरी मित्र थी जब वो घर गई और घर के लोगों को पता चला कि वो पुलिस थाने गई थी तो उनको बड़ी डांट पड़ी कि कौन जाता है पुलिस थाने, अच्छे घर के लोग क्या पुलिस थाने जाते हैं क्या, ऐसे करके। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कहाँ से लोगों के दिमाग में आता है, और इसको हम ठीक करने के लिए, छवि को बेहतर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मनीषा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज भी परिवार में महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस
ऐसी कई नई सुविधाएं महिलाओं को दे रही हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन है। आप घर से ही, अब पुलिस आपके घर आएगी आपसे पूछने के लिए कि आपको क्या समस्या है। जो आपकी जो छवि है कि पुलिस स्टेशन में इस तरीके के पुलिस अधिकारी होते हैं जो आपको समय नहीं देते हैं या आपसे ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, उस छवि को धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस बदल रही है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं उसमें। हम लोगों ने महिलाओं के लिए ऊर्जा डेस्क बनाई है, महिलाओं के लिए सृजन करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं। महिलाओं के बीच में स्कूल कॉलेजों में बस्तियों में जाके हम लोग जाके उन्हें बताते हैं कि पुलिस आपके मदद के लिए बनी है, आपकी दोस्त है। आपको कोई समस्या है तो हम ग्रुपों में जाके बातचीत करते हैं, अकेले में बातचीत करते हैं। हम लोगों ने समर्थ संगनी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ा है। हमारी ऐसा मानना था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अप्रोच हर महिला के घर में होती है टीकाकरण के माध्यम से, तो वहाँ उन महिलाओं के साथ कहीं इस तरीके की कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हो रही जिससे वो बताने में असक्षम हो या घबरा रही हैं। तो वो हमारे पास इस तरीके के केसेस, हम लोगों ने अपने थाना क्षेत्र में बड़े बड़े से बोर्ड लगा रखे हैं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन चला रखी है और मैं खुद स्कूलों में कॉलेजों में जाके बताती हूँ कि मैं आपके साथ में, मध्य प्रदेश पुलिस सदैव आपके साथ में है। आप उस पर विश्वास कीजिए, उसकी से मदद मांगिए। हम आपकी सुरक्षा के लिए बने, आपके जान माल की सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसमें आप हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बनी 1090 महिला हेल्पलाइन बनी है, बच्चों को बचाने के लिए हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है, आपके खुद की जो समस्या उसको बताने के लिए सीएम हेल्पलाइन है। 100 डायल चौराहों पे खड़ी हुई है, आपके द्वारा दी गई जानकारी सीधे 100 डायल पे पहुंचती है, उसकी सूचना एसपी तक जाती है, टीआई तक जाती है और तुरंत आपके पास पुलिस आती है। सो इतना सारा सब सिस्टम अवेलेबल है, अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं लोगों से, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी। तो यदि हम चाहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छे से समाज को अपराधियों से मुक्त करे, तो जनता की भी कुछ जिम्मेदारियां होती होंगी। आप क्या उम्मीद करते हैं लोगों को क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहें पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया? क्योंकि पुलिस कहीं अलग जगह से नहीं आए लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं जो हमारे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो हमें हमारा ध्यान रखते हैं, अपराधियों से बचाते हैं। हमारे साथ कोई आपराधिक कृत्य हो जाता है तो हमें बचाते हैं। आप जनता से क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि पुलिस और अच्छे से सोसाइटी को ध्यान दे पाए और सोसाइटी को अपराधियों से मुक्त कर पाए? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी इस मंच से कि जो पुलिस की वास्तविक छवि है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस नहीं, ये पुलिस फोर्स नहीं, पुलिस सर्विस हो चुकी है। अब हम आपके सेवक हैं, आपकी सुरक्षा में आपके साथ खड़े हैं। आपको अब अपने मनोस्थिति में बदलाव करना होगा और हम पे विश्वास करना होगा। विश्वास पहली सीढ़ी होगी। दूसरी सीढ़ी होगी कि हम जो कानून का दायरा उसमें रहकर आपकी मदद कर पाएंगे। कई समस्याएं ऐसी रहती हैं जहां पुलिस के पास वो अधिकार क्षेत्र ही नहीं रहता है, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि आप पुलिस पे विश्वास करेंगे और पुलिस की मदद मांगेंगे तो कोई आपके द्वारा मांगी हुई मदद से हम किसी बड़े अपराध को रोक पाएंगे। सो आपको भी अपने नाक, कान, आँख खुले रखना पड़ेंगे, आपको सेंस करना पड़ेगा कि कहीं कोई गलत व्यक्ति आपके आस-पास रह तो नहीं रहा। जब आप किराएदार रख लेते हैं और उसका वेरिफ़िकेशन नहीं करवाते, जब आप सर्वेंट्स रख लेते हैं, उनका वेरिफ़िकेशन नहीं करवाते, जब आप थोड़े से लालच में किसी से चोरी का सोना खरीद लेते हैं, जब आप ऐसा कुछ करते हैं और फिर आप कहते हैं कि पुलिस खराब है, तो ये गलत है। आपको भी अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए लगे रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे लोग पुलिस में मिलेंगे, बहुत सारे हैं। और जहाँ तक कुछ बातों की बात है, तो अच्छा बुरा हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। हमारे आपके बीच में भी बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। ये जो कुछ होते हैं ना, ये न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं और जो बहुत सारा अच्छा काम होता है, वो कहीं बाहर नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब गलत है। जबकि सब गलत नहीं है,
थोड़ा बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुधारा जाना चाहिए, बाकी सब तो अच्छा ही है। ये आपके ऊपर भी है कि आप पुलिस को कैसे देखना चाहते हैं, बस वैसी ही पुलिस आपको मिलेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि नज़र बदलिए तो नज़ारे बदल जाएँगे, कश्ती का रुख बदलिए तो किनारे बदल जाएँगे। पुलिस में जो लोग आपकी कानून की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करते, उनके लिए हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है और हमारे सीनियर ऑफिसर्स उसके लिए कई सारी डिपार्टमेंटल्स इंक्वायरीज़ कंडक्ट करते हैं और कई पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को जिन्होंने हमारे मैंडेट के अनुरूप और पुलिस की छवि के अनुरूप काम नहीं किया, उन्हें डिपार्टमेंट बर्खास्त भी करता है। आप लिस्ट उठा के देखिए, कई ऐसे पुलिसकर्मी आप लोग सोचते हैं कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये व्यक्ति यूनिफॉर्म के अंदर इस तरीके का, यूनिफॉर्म का एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपने यूनिफॉर्म में कभी रील बनाते हुए नहीं देखा होगा किसी महिला पुलिस अधिकारी को, या किसी और ऐसे कंडक्ट को, मिसकंडक्ट को लीड करते हुए नहीं देखा होगा। ये इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यूनिफॉर्म का, अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा अधिक डिसिप्लिनरी एक्शन पुलिस विभाग में अपने सबॉर्डिनेट्स के खिलाफ सीनियर ऑफिसर्स लेते हैं। सो यदि कोई पुलिस की वर्दी किसी को मिली है और उसने कुछ कानून के खिलाफ किया है तो उनकी इंक्वायरी होती है और उनको सजा मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरा मौका पड़ा है किरण बेदी जी के साथ काम करने जी। का और उस दौरान बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से अलग-अलग मिलने का मौका पड़ा। जी। तो कई बारी बहुत सारी बातें ऐसे आती थी कि हमें ये सुविधा की ज़रूरत है और नहीं मिलती, इस तरह के पर्क्स की ज़रूरत है और नहीं मिलते। तो आपको लगता है कि पुलिस वेलफेयर के लिए, क्योंकि जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोसाइटी को सुरक्षित रखें, उनका भी तो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उनके पास भी तो सुविधाएँ होना ज़रूरी हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार को कहाँ ध्यान रखना चाहिए? क्या और पुलिस को सुधार की ज़रूरत है या और ज़्यादा सुविधाएँ देने की ज़रूरत है या क्या ऐसा है जो हम भी अपने तौर पे आगे बढ़ाएँ जिससे पुलिस और स्ट्रॉन्ग हो पाए और ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो पाए और हमारी, क्योंकि पुलिस कॉम्पिटेंट ज़्यादा होगी हमारी सोसाइटी अपराधियों से उतनी ही ज़्यादा दूर होती जाएगी क्योंकि जी। हम उनको दूर कर पाएँगे सोसाइटी से या उनको बाहर निकाल पाएँगे। मनीषा जी, अभी मध्य प्रदेश पुलिस में एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है और बहुत ही सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर इसको लीड कर रहे हैं। अभी हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। विशेषकर हम पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बेहतर क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें उनको रहने की बेहतर सुविधा हो। साथ में उनकी, ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर 24/7 काम करते हैं तो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोगों के पास में पुलिस पर्सनल एक मेडिकल स्कीम चल रही है, पीएसपी कहते हैं उसके अंदर। कोई भी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अगर बीमार होता है तो एक संबंधित हॉस्पिटल से उसको कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है, वो वहाँ जाकर निःशुल्क अपना इलाज करा सकता है और उसकी पूरे जो भी वेलफेयर, मेडिकल वेलफेयर है वो गवर्नमेंट देखती है। और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा निधि भी शुरू की है सरकार ने। हमारे बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनकी जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर को स्टडी करके और वो रिसीव देने के बाद में वेलफेयर पूरी फीस रिसीव्ड कॉलेज को दे रहे हैं। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है हम लोगों के वेलफेयर के लिए। हम लोगों को तरह-तरह के कोर्सेज़ कराए जाते हैं कि हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। उसके अंदर हम लोग अभी एक विशेष एक आनंदम करके मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय है, जो हम लोगों को बताता है कि आनंद में रहकर हम कैसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं। उसको हम लोग कर रहे हैं। योगा कराया जाता है, हम लोगों को मेडिटेशन कराया जाता है। छुट्टियों के प्रति थोड़ा-सा लिबर्टी आई है और चूँकि हम लोग भगवान के स्पेशल मैसेंजर हैं, तो जब आप त्योहार मनाते हैं, तब हम आपका त्योहार मनवाते हैं। हम त्योहार नहीं मनाते हैं, हम आपका त्योहार मनवाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि हम सेलिब्रेट करते हैं और ये लोग श्योर करते हैं कि वो सेलिब्रेशन सही तरीके से हो जाए। जब आप भीड़ में कोई यात्रा निकालते हैं, जब आप कोई बड़े जलसे का हिस्सा बनते हैं, तब कौन सारा ध्यान रखता है? पुलिस की टीम ही रखती है।
एक और सवाल, क्योंकि मेरे लोगों की तरफ से आया था कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जनता क्या करे वो तो ठीक ही है। कई बार कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छा करना भी चाहते हैं, पर ऊपर का प्रेशर कुछ चीज़ें रोक देता है। तो ये ऊपर का प्रेशर क्या क्या रोक सकता है? और अगर ऊपर का प्रेशर कुछ भी हो, क्या उसके बाद भी काम अपने तरीके से किया जा सकता है? तो पहले तो मैं ऊपर का प्रेशर समझना चाहूँगी। किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा तो उन्होंने लिखा है कि उनसे पूछिएगा कि ये ऊपर का प्रेशर कई बार ऑफिसर्स को सही काम नहीं करने देता, तो ऐसे में ऑफिसर क्या करे? हो सकता है किसी ऑफिसर ने ही पूछा हो, मुझे नहीं पता। मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि इस यात्रा में ये ऊपर का प्रेशर हमेशा ऊपर का प्रेशर रहा है। ले चूँकि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और हर व्यक्ति हमारे देश में काम करने वाली हर संस्था से जुड़ा होता है और हर नेतृत्वकर्ता से जुड़ा होता है। तो वो अपनी बात उस नेतृत्वकर्ता को एक अलग रूप से प्रस्तुत करता है। तो पुलिस के बीच में एक गैप उत्पन्न होता है और वो सोचते हैं कि शायद पुलिस गलत कर रही है। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा जहाँ से मेरे पास में कोई भी बातचीत आई है, मैंने उसे सही और सुदृढ़ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बताया है कि इस तरीके से ये कृत्य किया गया है। क्या ये आपके परिवार में होता तो आपके यही शब्द होते? तो मुझे कभी भी इस तरीके के ऊपर के प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ऊपर का प्रेशर तब आपको नुकसान कर सकता है, तब आपको परेशान कर सकता है, जब आप तैयार ना हो। यदि आप मजबूत हैं, आपने कानून अच्छे से पढ़ा है, आपको अपनी रूल बुक पता है और आपको अपनी रूल बुक जतानी आती है, आप उस वर्दी का इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो फिर कोई प्रेशर, कहीं का भी प्रेशर काम नहीं करता, क्योंकि सही काम करना होता है। जब आपको लगता है कि अगर मैं इनका ये काम नहीं करूँगा तो कल को मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा? तो वो जब गिव एंड टेक वाली बात पे आप आते हैं, आप उसको बेवजह प्रेशर कहते हैं। वरना मेरा खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे-ऐसे ऑफ़िसर्स देखे हैं, जिन्होंने इतने बड़े-बड़े काम किए हैं, और एक से तो मैं आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, इसके अलावा भी जो समझते हैं कि कहीं कोई प्रेशर नहीं होता, हम अगर अपने काम के प्रति स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, कोई नहीं है जो हमसे ये कहे कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक वर्दी पहन के आते हैं और एक ट्रेनिंग लेके आते हैं, और वो ट्रेनिंग और वर्दी, यदि हमको उस पे गर्व है, तो कोई हमें नहीं कह सकता कि ऐसा करिए या वैसा करिए। और मनीषा जी, फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिटेड हो जाता है कि आपकी दे नो, एक उनको पता है कि ये छवि नहीं चल करेगी। जाती है आपके एक इंडिविजुअल की, शी इज़ अ स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो किसी की बात नहीं मानेंगी। तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है और आप सही को सही कह पाते हैं और गलत को गलत कह पाते हैं। और आगे कोई आपसे अपेक्षा ही नहीं करता है कि इनके पास लेके जाएँगे, मानेगी ही नहीं। हाँ, और मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है। एक और सीखने वाली बात, यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। यहाँ से मैं आप सभी पुलिस ऑफिसर से कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपको रात की नींद ना आए। जब आप करेंगे ऐसा कि जनता आपको प्यार करे, और जनता की ज़िम्मेदारी है कि अपने पुलिस ऑफिसर्स को प्यार करे। जब भी आपके चहेते ऑफिसर को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको उनके लिए खड़े रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ईमानदारी से खड़े रहें, पर आपको याद है आखिरी बार कब किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए आप खड़े रहेंगे, वो भी आपके लिए खड़े रहेंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि आपकी कॉलोनी में कोई भी पुलिस कांस्टेबल दिखता है, कोई पुलिस अधिकारी दिखता है, जाके हेलो तो कीजिए। देखिए वो आपकी तरफ कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल धड़कता है, हमें भी प्यार की आवश्यकता है। समाज से हमें अलग ना किया जाए, हम समाज के लिए हमें समाज में ही रखा जाए। कोई हमें ये जैसे कहेगा कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो हमें भी वही खुशी होगी जो खुशी आपको होती है। बिल्कुल। सो एक और बात कि आप जिसे प्यार करते हैं, वहाँ से वो चीज़ वापस आती है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके पुलिस वाले आपको हर जगह वैसे ही मिले, जैसे आप चाहते हैं, कानून का ध्यान रखते हुए, आपको सुरक्षा देते हुए, आपको भी वैसा रेसिप्रोकेट करना होगा। आपको भी उन्हें प्यार करना होगा, सम्मान देना होगा, स्ट्रेंथ देनी होगी, ताकि वो मजबूती से अपराधियों के खिलाफ खड़े रहें और आपको और हमको सुरक्षित रख पाएँ। कुछ चीज़ें जो बच्चे पुलिस में आना चाहते हैं, हुँ। उनसे आप क्या कहेंगी?
मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको अपना विज़न तैयार करना होगा कि पुलिस जॉब एक ऐसा जॉब है, आप 24/7 जनता के लिए हैं। और आपका फिज़िकली फिट होना और आपका विज़न क्लियर होना और नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, और आपको टॉलरेंस पावर भी बहुत होना चाहिए, बिकॉज़ आप इंसानों को डील कर रहे हैं, आप मशीन को डील नहीं कर रहे हैं। मेरे अपने पूरे करियर में मैंने बच्चों को जहाँ बाल मित्र के माध्यम से अपना दोस्त बनाया, आज आपसे कहा जाए किसी बच्चे से आप बात करिए तो 10 मिनट में आप ऊब जाएंगे। मैं घंटों उनके सवालों के जवाब देती रही कि ये बंदूक कैसे चलती है, तो पुलिस क्यों नहीं आती है, तो वो पुलिस वाले अंकल ठेले पे से सामान क्यों लेते हैं। तो बच्चों को डील करना, महिलाओं को डील करना, वृद्धजनों को डील करना, अपराधियों को डील करना, आंदोलनकारियों को डील करना, धरना, प्रदर्शन, अपराध, आपको अपना विल पावर और आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। और इस सब के साथ-साथ आपको एक बात और बता दूँ कि इतना सब चैलेंजेस के साथ भी कुछ इनोवेटिव करते रहना, जैसे आपने किया ट्रैफिक गार्डन बना के। बच्चे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। मैं ऐसे विभाग में काम करती हूँ जहाँ मुझे हमेशा मेरा सामना हार्डन क्रिमिनल से होता रहा और मैं वो खूबसूरत चेहरे भूलती जा रही थी। तो मैंने सबसे पहले ट्रैफिक एजुकेशन शुरू किया इंदौर शहर में। स्कूलों में जाके प्यारे-प्यारे बच्चों को बताना कि यातायात के नियम नहीं है, व्यर्थ समझिए इनका अर्थ। गति पे ब्रेक, अन्यथा हड्डी क्रैक। गाड़ी समय से चलाएं, धीरे चलाएं, घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। मैंने स्लोगन्स लगवाए पूरे इंदौर शहर में। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके फोटोग्राफ्स तैयार करवा के मैंने स्कूलों में प्रदर्शनी लगाई। कार्टून्स बनवा के बच्चों को समझाने की कोशिश की और मैं खुद ये चालान ड्राइव चलाती थी। सुबह 7 बजे स्कूली बच्चों के चालान बनाए मैंने। महिलाएं विशेषकर अब तो काफ़ी अपडेटेड हो गई हैं लाइसेंस वगैरह, उस ज़माने में तो महिलाएं लाइसेंस नहीं थी, तो उनको चेक करना और एक ये इनिशिएशन लिया और उसके एजुकेशन के तहत हम लोगों ने ट्रैफिक गार्डन को रिनोवेट कराया था। उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट, बाल मित्र था ना, आप लोग बचपन से बच्चों को पुलिस से डराते हैं। ये मम्मी का कहना नहीं मानती है, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कृपया ऐसा मत करिए। उसे बताइए कि आपको मुसीबत की ज़रूरत होगी तो ये आंटी आपकी मदद करेंगे। बेटा पुलिस से नहीं डरना, पुलिस आपकी दोस्त है। इसके लिए हम लोगों ने बाल मित्र प्रोजेक्ट चलाया था। तो उसमें क्या होता था, बच्चे आते थे इसमें हम लोग स्कूली बच्चों को पुलिस स्टेशन में लाते थे और उनको समझाते थे कि आपको पुलिस की मदद की ज़रूरत है तो आप कंट्रोल रूम फ़ोन लगाइए, थाने फ़ोन लगाइए, हम आपकी मदद के लिए बने। हमसे मदद मांगिए और हमारी मदद कीजिए कि आपके घर के आसपास कोई ऐसे अंकल तो नहीं है जो अपराधी हो, या कहीं शराब तो नहीं बिक रहा, कहीं गांजा तो नहीं बिक रहा, कहीं जुआ। बच्चे सबसे अच्छे इन्फॉर्मर होते हैं, इनोसेंट होते हैं। वो तुरंत बताते हैं कि आप इधर से निकलिए, ये देखो ये अंकल पुड़िया बेचते हैं। तो आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मर मिलते हैं और आपका और उनका एक बॉन्डिंग बनता है जिससे आप अच्छे नागरिक तैयार कर पाते हैं और उनको अपराधियों से बचा पाते हैं। आपकी और उनकी ट्यूनिंग ठीक रहती है तो वो तुरंत आपको बताते हैं। इसके लिए हम लोग साइबर में भी कर रहे हैं, साइबर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, सेफ क्लिप करके स्कूलों में जाके। उसके बाद लड़कियों के लिए हम लोग जाके निर्भया मोबाइल चल रही है, स्कूलों में जाके लड़कियों से बॉन्डिंग बना रहे हैं कि आप हमारी मदद लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको प्राइवेसी दे रहे हैं जिससे वो अपने प्रॉब्लम को डिस्क्लोज कर सकें। उसके बाद युवाओं में बढ़ते हुए अवसाद को लेके हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम चलाया है, जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल है, हाँ, क्या है ये? इसके अंदर हम लोग स्कूल और कॉलेज में जाके ये बताते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेकर जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं और
उनको हम असिस्ट करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं और उन बच्चों को अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती तो काउंसलिंग करवाते हैं। ये हम लोगों ने पुलिस में जो हमारे यहाँ अनुकंपा नियुक्ति जिन परिजनों ने अपने परिवार को खो दिया है, उनको अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, उनकी काउंसलिंग कि कैसे उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके। तो हमने देखा कि हम जो पुलिस देखते हैं, हम क्या समझते हैं, ये लोग अपराधियों को पकड़ते हैं, बंद करते हैं, खूब मारते हैं, सजा देते हैं और जनरली हम समझते हैं कि पुलिस यही करती है। आपने सुना आज पुलिस कितने सारे काम करती है। तो जब इनोवेटिव कुछ करने का मौका मिलता है, हर इंसान के पास वो मौका होता है, तो सीखने की बात ये है कि आप भी जहाँ जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ खूबसूरत सा इनोवेशन ज़रूर कर सकते हैं यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो। बजाय इसके कि हम सब मिलके ये कहें कि हमारे देश के नेता खराब है, हमारे देश की पुलिस खराब है या हमारे देश का प्रेस खराब है, हम सब ये माने कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ये हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच में से ही गए हैं। तो हम ये देखें कि मैं अपने समाज की बेहतरी के लिए क्या कर रहा हूँ और मैं ये भी देखूँ कि मेरे आस-पास जो लोग हैं, वो क्या बेहतर कर रहे हैं, उनमें कौन लोग अच्छे हैं, उनको प्रमोट करूँ, अपने परिवार और बच्चों को बताऊँ कि ये पुलिस है, इनका ये काम है, ये प्रेस है, इनका ये काम है। जो भी अच्छे लोग हैं, उनको यदि हम मिल के प्रमोट करेंगे, तो सबको ये पता चलेगा कि अच्छाई आगे आ रही है और अच्छाई बहुत सारी है। तो साथियों, आज की बातचीत क्या सिखाती है? आप लिखिएगा ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और सीखते जाएँगे। कोई और बात आपको ऐसे लगती है कि किसी से कहने के लिए रह गई हो तो? मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सकारात्मक बनिए पॉज़िटिव बनिए, सबसे पहले सकारात्मक बनिए। और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से ढालिए। विशेषकर मैं कहना चाहूँगी कि फ़िज़िकल फ़िटनेस पे आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। विशेषकर आजकल व्यावसायिकता का युग है और सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने शरीर को और अपने मन को ध्यान नहीं देते हैं। अपने शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। अपने मन के स्वास्थ्य के लिए और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए समय निकालिए। और नेचर बहुत खूबसूरत है। आसपास आई एम ए डॉग लवर, आसपास आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं, चिड़िया है, गिलहरी है, डॉग्स हैं, इनके लिए भी कुछ कीजिए। और अपने अंदर आप सब पुलिस है, बस आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है। आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, आप देख लेंगे कोई छोटा-सा बच्चा खड़ा हुआ है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है या उसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये कहीं से लाया हुआ बच्चा है, कहीं से भागा हुआ बच्चा है और आपके द्वारा उठाया गया एक कदम एक बच्चे को घर पहुँचा सकता है। आपके पड़ोस में कहीं ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो डोरबेल बजाइए ना। हो सकता है आपका इंटरफेरेंस उस झगड़े से उस परिवार को बचा सकता है, कोई बड़ी घटना को रोक सकता है। कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई अनआइडेंटिफाइड आर्टिकल पड़ा है, तो बढ़ाइए ना एक कदम, पुलिस को फ़ोन लगाइए ना। आपके द्वारा उठाया गया एक कदम समाज में अपराधों में रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि पुलिस तो बहुत सारे कदमों को लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप भी मौका मिलते ही एक कदम ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो पूछना रह गया है, लिखिएगा, हम उसे यहाँ तक पहुँचाएँगे और फिर इनका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी इस प्लीज़। मंच से मेरे सारे सीनियर्स को, मेरे परिवार को, मेरे शुभचिंतकों को और उन तमाम जनता को जिन्होंने मुझे विशेष परिस्थितियों में अपना सहयोग दिया। मेरी बेटी को कि उन्होंने मुझे एक सफल पुलिस अधिकारी, एक अच्छी माँ और एक अच्छा इंसान बनने में अपनी अहम भूमिका अदा की। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद शैलजा जी को भी और आखिरी बात वो ये सिखा गईं कि ग्रैटिट्यूड इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ। सो ग्रैटिट्यूड उन सारे लोगों को जो हमें यहाँ तक बार-बार इस तरह की बातचीत करने के लिए मौका देते हैं, सुनते हैं,
सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो इस बातचीत को भी आपको लगता है किसी को शेयर करना तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बात निकलती है तो दूर- दूर तक जाती है। जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। नमस्ते जी।